हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने थर्ड चैप्टर के लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मांग का नियम किसे कहते हैं और मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसे होती है। हमने जाना था कि मांग का नियम क्या होता है। अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बदलती है तो उसकी मांग मात्रा में भी परिवर्तन होता है। कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा में वृद्धि होती है, अर्थात कीमत और मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। यही होता है मांग का नियम। और इसके बाद हमने कहा था मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो वो दोनों चीज़ें जो कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सीमांत उपयोगिता बराबर क्या होता है, कीमत, उसकी वजह से मांग के नियम की उत्पत्ति होती है। और दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो ये हुई हमारे मांग के नियम और उसकी व्युत्पत्ति की बात। अब हम देखते हैं कि मांग का नियम क्यों तो लागू होता है और क्या चीज़ें हैं जहां मांग का नियम नहीं लागू होता, अर्थात मांग के नियम के अपवाद। तो आइए देखते हैं पहले मांग के नियम के लागू होने के कारण। तो जो पहला कारण है मांग के नियम का लागू होने का, वो है हासमान सीमांत उपयोगिता। हमने पढ़ी थी सीमांत उपयोगिता हास नियम में कि यदि हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती चली जाती है, कम। तो बच्चों, यदि उसकी सीमांत उपयोगिता ही कम हो रही है तो हम उसकी कीमत अधिक क्यों देंगे, हम उसकी कमी तो कीमत अदा करेंगे। यदि आपको 3 रोटी की भूख है, यदि आपने पहली रोटी खा ली, ठीक है, तो उससे आपको कुछ संतुष्टि मिली, दूसरी रोटी खाई तो उससे थोड़ी कम संतुष्टि मिली। अब आप 2 रोटी में भी काम चला सकते हैं। तो यदि आपको कोई तीसरी ऑफर करेगा तो क्या आप उसकी अधिक कीमत देंगे, नहीं देंगे ना। तो अधिक जो यदि वस्तु होती है तो उसके लिए उपभोक्ता कम कीमत ही अदा करता है। यही हासमान सीमांत उपयोगिता नियम में कहा गया है और इसी वजह से मांग का नियम लागू होता है। ठीक है बच्चों, तो पहला कारण है हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदने से सीमांत उपयोगिता घटती है, अतः उपभोक्ता अधिक खरीद के लिए समान कीमत अदा नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, अब जो अगला कारण है जिसकी वजह से ये मांग का नियम लागू होता है वो क्या है, वो है प्रतिस्थापन प्रभाव। हमने चाय और कॉफ़ी का उदाहरण देखा था स्थानापन्न वस्तुएं अर्थात प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसमें हमने चाय और कॉफ़ी का उदाहरण में क्या देखा था, यदि चाय की कीमत गिर जाती है तो उपभोक्ता चाय का उपभोग बढ़ा देगा और कॉफ़ी का उपभोग क्या कर देगा, कम कर देगा। तो सस्ती जो वस्तु है वो महंगी वस्तु को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। यही होता है ना। तो किसी वस्तु की कीमत यदि कम होने लग जाती है तो हम उसी का उपभोग बढ़ा देते हैं, उसकी जो प्रतिस्थापन वस्तु है उसका उपभोग कम कर देते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी के उदाहरण में था। अब यहाँ पर भी आपको दे रखा है कि सस्ती वस्तुएं महंगी वस्तु को प्रतिस्थापित कर देती है। PX PY DX PY। देखो, जैसे यदि PX PY अर्थात Y वस्तु की कीमत क्या है, अधिक है, तो यदि इसकी कीमत अधिक है तो हम क्या करेंगे, X वस्तु की मांग मात्रा को तो ही बढ़ाएंगे। बच्चों, यहाँ D आएगा, ठीक है। तो यदि जिस वस्तु की कीमत कम है अर्थात X वस्तु की कीमत है तो इसीलिए यहाँ X वस्तु की मांग मात्रा अधिक होगी, अर्थात जिस वस्तु की कीमत कम, चाय की कीमत कम, तो चाय की मांग मात्रा बढ़ेगी। यदि कॉफ़ी की कीमत कम तो कॉफ़ी की मांग मात्रा बढ़ेगी। तो सस्ती वस्तुएं महंगी वस्तुओं को क्या कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती है। यही होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। अब जो इसका जो तीसरा कारण है जिसकी वजह से मांग का नियम लागू होता है वो है उपभोक्ता की आय प्रभाव। आय प्रभाव किस तरीके से, माना किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो कीमत कम होने से उपभोक्ता की आय में भी वृद्धि हो जाती है। अब आप कहेंगे कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि कैसे होगी, तो बच्चों, उपभोक्ता की क्रय शक्ति में तो वृद्धि हो ही जाती है। माना यदि चीनी है, उसकी कीमत है 30 रुपये किलो, ठीक है। अब आप 30 रुपये में 1 किलो चीनी खरीद रहे हैं। आपका जो बजट है, अपनी आय है, उसका 30 रुपये आप चीनी में खर्च कर रहे हैं। यदि चीनी की कीमत घटकर 20 रुपये किलो हो जाती है तो जहां आप 1 किलो चीनी खरीद पा रहे थे वहां अब आप 1.5 किलो चीनी खरीद पा रहे हैं, या फिर आप 1 किलो ही चीनी खरीद रहे हैं तो आपके 10 रुपये बच रहे नहीं बच रहे, अर्थात आपकी क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, आपकी आय भी बच जाती है। तो इस प्रकार से वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता की आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होती है। ये जो आय होती है वो वास्तविक होती है क्योंकि उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उसकी क्रय शक्ति परिवर्तित होती है। कीमत कम
कम होने से क्रय शक्ति बढ़ जाती है, जिससे अधिक मांग होती है। आगे बच्चों समझ में, ये था आय प्रभाव, जिसकी वजह से मांग का नियम लागू होता है। जो अगली जो स्थिति है जिसकी वजह से मांग का नियम लागू होता है, वो है नए जो उपभोक्ता हैं वो भी इसमें जुड़ जाते हैं। अर्थात कोई वस्तु महंगी है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स थे, वो मोबाइल फ़ोन्स जब महंगे थे तो कोई भी बहुत कम उपभोक्ता थे जो कि उसको खरीद पाते थे। अब उसकी कीमतें कम हुई, मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें कम हुई, तो बहुत सारे उपभोक्ता उसको खरीदने में सक्षम हो गए, तो वो उसके साथ जुड़ गए, तो नए उपभोक्ता भी जुड़ जाते हैं, इसीलिए उसकी मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यही है कि नए उपभोक्ता, वस्तु की कीमत कम होने से नए उपभोक्ता भी वस्तु को खरीदने लग जाते हैं जो कि अभी तक नहीं खरीद रहे थे, इसीलिए उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। अगला जो कारण है वो है विविध उपयोग। एक वस्तु के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक टमाटर का उदाहरण दूं कि टमाटर का उपयोग हम सब्जी में भी करते हैं, इसके अलावा उसे सूप भी बना सकते हैं, इससे अलावा उसे सॉस भी बना सकते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? तो यदि टमाटर की कीमत कम हो जाएगी तो उपभोक्ता क्या सोचेगा, हम इसे सॉस भी बना लेते हैं, हम इसका सूप भी बना लेते हैं, हम इसे सब्जी में भी काम में ले लेते हैं, इसको हम सैलेड में भी काम में ले लेते हैं। तो यही कारण है कि क्या होता है कि एक वस्तु के यदि बहुत सारे उपयोग होते हैं तो कम होने पर हम उसको अधिक खरीदते हैं और उसको विविध उपयोग में काम में ले लेते हैं। एक और अच्छा एग्जाम्पल है बिजली का। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत जगह काम में ले सकते हैं। इससे पंखे, कूलर, एसी तो चलते ही हैं, साथ में हम देखें तो वॉशिंग मशीन भी चलती है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो यदि इसकी कीमत कम हो जाती है तो हम खाना बनाने में भी इसको काम में ले लेंगे, पानी गर्म करने में भी हम बिजली को काम में ले लेंगे। आगे बच्चे समझ में? तो विविध उपयोग की वजह से यदि उनकी कीमत में कम होती है तो उनकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है कि विविध उपयोग की कीमत घटने से वस्तु का उपयोग अन्य उपयोगों में भी होने लगता है। तो समझ में आ गया आपको कि मांग है उसको कौन का नियम क्यों लागू होता है। तो हमने 5 कारण इसमें पढ़ लिए कि सीमांत उपयोगिता, हास नियम की वजह से मांग का नियम लागू होता है, आय प्रभाव की वजह से मांग का नियम लागू होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से मांग का नियम लागू होता है, नए उपभोक्ता जुड़ जाते हैं और वस्तु के विविध उपयोग होते हैं, इस वजह से मांग का नियम लागू होता है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों मांग के नियम के अपवाद, अर्थात किन परिस्थितियों में जो मांग का नियम है, मांग का नियम आपको याद ही रहेगा कि कीमत कम होने पे मांग मात्रा बढ़ जाती है, कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घट जाती है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कीमत के कम होने पर मांग मात्रा भी कम हो जाती है और कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा भी बढ़ जाती है, अर्थात मांग का नियम लागू नहीं होता। तो इसका पहला उदाहरण है गिफिन वस्तुएं। हमने बात की थी गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुओं की एक स्थिति होती है। तो बच्चों गिफिन वस्तुओं में क्या होता है, ये एक प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो कि हीन समझी जाती हैं, जिनके संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता। कौन सी वस्तुएं हैं? गिफिन वस्तुएं। ये घटिया वस्तुओं की होती है किस्म जिसमें कीमत घटने पर मांग मात्रा घट जाती है, कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है। अब घटने पर मांग मात्रा बढ़ रही है, बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ रही है, अर्थात संबंध कैसा हो गया? धनात्मक। तो गिफिन वस्तुओं में यदि मांग वक्र आपसे पूछा जाता है तो मांग वक्र बनेगा इसमें धनात्मक ढाल का। ये मांग वक्र किस पे है? गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में। समझ में आ गया बच्चों? जैसे कि हम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण लें तो है ज्वार और बाजरा। तो ज्वार बाजरा है वो कैसी वस्तुएं मानी जाती हैं? गिफिन वस्तुएं। हमने देशी घी और डालडा घी का उदाहरण भी लिया था। तो इसमें क्या होता है, यदि इनकी कीमत कम होती है, यदि इनकी कीमत कम होती है तो लोग ये सोचते हैं ये तो बेकार की चीज़ है, ख़राब है, हमको ये काम में नहीं लेनी चाहिए, ये हमारे स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, तो लोग इसकी मांग मात्रा को कम कर देते हैं। और यदि इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो लोगों को लगता है ये चीज़ें तो अच्छी हैं, तो इसीलिए लोग इनकी मांग मात्रा को बढ़ा देते हैं। ज्वार बाजरा, देशी घी और डालडा घी ये इसके हैं उदाहरण। तो गिफिन वस्तुओं की स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता। ये याद रखना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं या मांग के नियम के अपवाद क्या क्या हैं। ठीक है, इन वस्तुओं के संदर्भ में धनात्मक ढाल का मांग वक्र होता है, उदाहरण ज्वार और बाजरा। अब और कौन सी वस्तुएं हैं जिसमें कि मांग का नियम लागू नहीं होता? तो वो है प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं। प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं मतलब जो कि प्रेस्टिजियस गुड्स होती है, जिसे कि लोग अपने सम्मान के लिए के प्रतीक के रूप में मानते हैं, जैसे कि हीरे जवाहरात हैं, आभूषण हैं। इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता ये सोचता है कि यदि मैं ये खरीदूंगा तो मैं सबसे अलग लगूंगा और वो उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप होता है। जैसे हम देते हैं शादी में, त्यौहार सीजन्स में लोग बहुत सोना यदि बहुत महंगा हो रहा है, हीरा यदि महंगा हो रहा है, फिर भी बहुत अधिक
मात्रा में इसे खरीदते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं होती हैं। तो प्रतिष्ठात्मक वस्तुओं में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। इनकी कीमत कम होने पर लोग इनका मांग मात्रा को कम कर देते हैं और इनकी कीमत बढ़ने पर इनकी मांग मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ये कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं की अधिक कीमत होने पर अधिक खरीदी जाती है, जैसे हीरे पन्ने के आभूषण। ठीक है, जो अगली चीज़ है जहां मांग का नियम लागू नहीं होता वो है अनिवार्य वस्तुएं। जैसे बच्चों अनिवार्य वस्तुएं जैसे कि आप जानते हैं अनाज है, नमक है, चीनी है, ये लोगों की डे टू डे लाइफ में बहुत नेसेसरी होती है, जिनके बिना वो खाना नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? तो वो चाहे कितनी महंगी हो जाए तो लेकिन उपभोक्ता उसको ज़रूर खरीदेगा, है ना। यदि अधिक कीमत होगी तो उपभोक्ता इसको क्या करेगा? ज़रूर खरीदेगा। तो ये अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। यदि इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तब भी इनकी मांग मात्रा अधिक ही रहती है। ठीक है, कि नमक और अनाज और दाल। ठीक है, जो अगला कारण है जिसकी वजह से मांग का नियम लागू नहीं होता वो है उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणाएं। क्या होता है कि उपभोक्ता अज्ञान होता है, उसे पता ही नहीं होता कि कब तो कीमत कम हो गई और वो उसकी मांग मात्रा को बढ़ा दे। उसको मार्केट के बारे में नहीं जानकारी होती, वो उपभोक्ता विवेकशील नहीं होता। तो ऐसे में भी क्या होता है? मांग का नियम लागू नहीं होता। उसकी गलत धारणाएं होती है, उसे लगता है नहीं मुझे ये चीज़ खरीदनी है तो ही खरीदनी है, चाहे उसकी मांग मात्रा बढ़ाए चाहे वो घटाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कीमत बढ़े या घटे उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उपभोक्ता की क्या है? जो अज्ञानता है या उसकी जो गलत धारणा है उसकी वजह से भी मांग का नियम लागू नहीं होता। वो इतना अटेंटिव ही नहीं होता कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे। ठीक है, जो अगला है वो है भविष्य में कीमत परिवर्तन संभावना। हमने पढ़ा था ना कि यदि भविष्य में कीमतों में यदि वृद्धि होगी तो वर्तमान में मांग मात्रा क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। हमने कहा था ना कि यदि कीमतें यदि वृद्धि होंगी भविष्य में, यदि उपभोक्ता को लगेगा कि आने वाले फ्यूचर में पेट्रोल की कीमत क्या है? बढ़ने वाली है, तो वो वर्तमान में क्या कर देगा? उसकी मांग मात्रा को बढ़ा देगा, यही ना। तो बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में मांग मात्रा बढ़ेगी। यदि घटने की संभावना है तो वर्तमान में मांग मात्रा घटेगी। तो इसी वजह से मांग का नियम यदि कीमत प्रत्याशा के संदर्भ में देखा जाए तो लागू नहीं होता। तो आगे बच्चे समझ में कि मांग के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं? गिफिन वस्तुएं, प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं, उपभोक्ता की अज्ञानता व गलत धारणाएं, इसके अलावा भविष्य में कीमत की प्रत्याशाएं। तो अब हमने जाना कि मांग का नियम क्यों तो लागू होता है और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मांग का नियम लागू नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। बहुत इजी चैप्टर है भाई। मुझे तो जो ये 25 लेसन्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसमें सबसे इजी चैप्टर ये लगता है, और आपको भी लगा होगा क्योंकि मांग का नियम है जो कि एक बेसिक चीज़ है। तो आपको क्या करना है? ये पूरे लेसन का अच्छे से रिवीजन करना है।